नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और एलटी ग्रेड एसएसटी प्रोग्राम में। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? और दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। मतलब दिक्कत में पढ़ाई को लेकर के, और भी कोई दिक्कत होगी तो हम क्या ही कर पाएंगे, इतना दूर हैं आपसे। लेकिन हाँ, पढ़ाई को लेकर के कोई भी समस्या रहेगी तो वो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर जो है हम आपसे बात करेंगे। ठीक है। प्रश्न आज हमारा है पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कि संसदीय और मध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये को कर लीजिए, इसमें टाइपिंग एरर है। तो ये विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भारत में संसदीय शासन को क्यों अपनाया गया, इसका मूल्यांकन करना। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको हम 12 अंकों में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता ही होगा कि संस्थान जो है वो 2 बैच चला रहा है। एक हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का बैच है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एलटी को लेकर के। दूसरा है पीसीएस फाउंडेशन बैच। तो देखिए, पीसीएस के बैचेज हमारे वर्ष भर चलते रहते हैं। तो फाउंडेशन बैच के तहत पेपर जो आपका 3rd है, उससे अभी हमारा बैच 7 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो यदि आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इस बार पीसीएस में आप लोग को पता ही होगा कि किस तरीके की वैकेंसी है। अभी ही जो निकल के आ रहा है कि वो 1200-1300 तो अभी है, और कोई संभावना नहीं कि ये 1500-1800 तक वैकेंसी चली जाए। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, और इसमें भी यदि आप नौकरी नहीं ले पाएंगे तो फिर चुनावी साल है, उसके बाद फिर वही सूखा पड़ने वाली स्थिति रहेगी। तो एक अच्छा अवसर है, पूरा अपनी ऊर्जा को समेटिए और लगिए। और संस्थान भी आपके साथ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। और फिर 750 प्रश्नों का, मतलब सोचिए कि आप अगर 750-800 प्रश्न करके मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो आप कितने सहज स्थिति में रहेंगे। और संस्थान का यही टारगेट भी है। और इसी तरीके से एलटी ग्रेड के जो हमारे बच्चे हैं तो वो भी ज्वाइन करें, जो एलटी वाला हमारा बैच चल रहा है हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया है, सेम डे आपको हम प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसी दिन आपकी मार्किंग हो जाएगी, मूल्यांकन हो जाएगा। आपकी कॉपी में अगर आप 2 नंबर पाए हैं तो कैसे उसको 2.5, 3, 4 तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको बताई जाए कैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर हम आपको मॉडल उत्तर देंगे, और मॉडल उत्तर हमारा आपके प्रत्येक टॉपिक से होगा। मतलब आपका प्रत्येक टॉपिक जो है हम आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कराएंगे। साथ ही साथ आपके लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे, और लिखने में जो समस्या आ रही है उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है बेसिकली वो लिखने की परीक्षा, ज्ञान के साथ साथ आपकी स्पीड टेस्ट की भी परीक्षा है। और स्पीड टेस्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, 3 घंटे में 20 प्रश्न करना होता है, तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आप की प्रैक्टिस पहले हुई हो। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि हम जाएंगे और लिख करके चले आएंगे, तो वो विश्वास मानिए कि वो बहुत आत्मघाती कदम उठा रहा, नहीं कर पाएगा, उसके प्रश्न छूट जाएंगे। अगर प्रश्न छूटा तो सफलता जो है वो आपकी अनिश्चित हो जाएगी। तो ऐसे में आपका प्रश्न ना छूटे, आप 3 घंटे में पूरा उसको सही तरीके से लिख सकें। भाई लिखना होता है एक सही तरीके से, तो सही तरीके से लिख सकें, इसके लिए आप जो है डेली अपने से प्रैक्टिस करिए। और संस्थान इसीलिए पहले आपको प्रश्न देता है। देखिए, आप लोग कंटेंट की मांग करते, कंटेंट हम देते हैं, लेकिन वो मॉडल उत्तर के तौर पे, लेकिन वो तब देते हैं जब आप लोग उस चीज़ को लेकर के लिखे होते हैं, आप अपने से पढ़े होते हैं, तब हम देते हैं। ताकि जो है आपकी पढ़ाई और हमारा कंटेंट ये दोनों मिल करके आपको जो है वो बहुत शानदार उत्तर लिखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। तो चलिए, इससे जुड़ी इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए क्या है, इसका जो नंबर है हमारा 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि संसदीय और मध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भारतवर्ष में संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। तो इसमें देखिए 2 पार्ट है। एक तो संसदीय और अध्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना है, 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और फिर भारतवर्ष में संसदीय शासन को क्यों अपनाया गया, तो इसके लिए भी आपको जो है 6 अंक निर्धारित हैं। तो ऐसे में आपको दोनों पार्ट को बहुत बैलेंस तरीके से लिखना होगा। जनरली बच्चे करते क्या हैं कि बस एक पार्ट को खूब बढ़िया से, अगर 3 पेज 12 अंक के लिए 3 पेज मिलता है मुख्य परीक्षा में, पीसीएस में तो इतना ही मिलता है, और एलटी में भी ऐसे ही मिलेगा, पैटर्न वही है। तो अब तो करते क्या, 2.5 पेज तक इसी में लगे रहते पहले पार्ट में,
और उसके बाद उनको याद आता है कि अरे यार ये दूसरा भी पार्ट है, तो उसके बाद 3-4 लाइन में लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इतने में एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। क्यों नंबर दे देगा आपको, जबकि आपका वही जो दूसरा प्रतियोगी है वो एकदम बैलेंस तरीके से लिखा है। तो इसीलिए आपको भी प्रत्येक डायमेंशंस को कवर करना है पहली शर्त, और उसको एकदम बैलेंस तरीके से। ये नहीं है कि एक को खूब लिख दीजिए, एक को थोड़ा सा, बराबर लिखना होगा, तब जा कर के आपको अंक मिलेगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप जो है वो नहीं पहुंचते, आपकी कॉपी पहुंचती है, और कॉपी जितनी ही सुंदर रहेगी, जितना ही सारगर्भित रहेगी, जितने बढ़िया से लिखा रहेगा, सारे डायमेंशंस को कवर किया रहेगा, टू द पॉइंट लिखा रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको अधिक अंक दिलाएंगे। तो बताइए, छोटी सी भूमिका दीजिए कि संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जैसे भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए आप शुरू कर रहे हैं प्रश्न को कि भाई हमारे यहाँ भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका जो विधायिका से क्या होती है, तो स्वतंत्र होती है, जैसे अमेरिका। तो कितना बढ़िया आपने 10-12 शब्दों में ही भूमिका अपनी दे दी। संसदीय शासन प्रणाली की यदि प्रमुख विशेषताओं को आप देखेंगे तो इसकी सबसे पहली भूमिका क्या है, मतलब विशेषता, तो दोहरी कार्यपालिका। तो संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ 2 कार्यपालिका होती है, मतलब एक नाम मात्र का राष्ट्रपति के रूप में और एक वास्तविक प्रमुख के रूप में कौन, प्रधानमंत्री। तो सबसे पहला आप दीजिए कि भाई इसमें दोहरी कार्यपालिका का विधान है। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है कार्यकारी प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति हैं। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। भले संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख के पास होती है। इसीलिए भारत में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, और सबकी मंशा होती है हम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री जो है वो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। फिर दूसरा जो इसमें है कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो संसदीय व्यवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे मंत्री परिषद सदस्य संसद की सदस्य होती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब विधायिका से ही मंत्री परिषद का निर्माण होता है, आप लोग को पता ही है, क्योंकि वही जो सांसद होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वहीं से प्रधानमंत्री बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। और अगर प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बनाना भी चाहे, किसी बाहरी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या हरता है कि 6 महीने के अंदर जो है उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका मंत्री परिषद क्या पद जो है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि अगर आप वहाँ देखेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, तो वहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों एकदम स्वतंत्र है, अलग अलग है। ठीक है। फिर बहुमत के दल का शासन, इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें जो है बहुमत के दल का शासन होता है। मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। चौथी इसकी विशेषता है कि संसदीय व्यवस्था की कि इसका कार्यकाल क्या है, अनिश्चित है। अब आप कहेंगे सर 5 वर्ष की कार्यकाल तो होता है, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तब जब सरकार पूर्ण बहुमत में रहे और सरकार अपना चला ले। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की भी सरकार रहे और उसको लग रहा है कि हम मध्यावधि चुनाव करा लेंगे 1 साल पहले, 6 महीना पहले, तो वो 6 महीना पहले भी चाहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग करा लेगा और चुनाव करा लेगा। ऐसा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो आपको पता ही होगा भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की ही 13 दिन 13 महीने की सरकार रही, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए, HD देवगौड़ा आए, फिर उसके पीछे आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह की रही है, फिर मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और फिर चंद्रशेखर जी की सरकार। इन लोग की बहुत कम सरकारें रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कार्यकाल जो है इनका अनिश्चित होता है। सरकार तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे संसद के निचले सदन में क्या है, विश्वास प्राप्त हो। मतलब लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त हो तभी तक सरकार बनी रह सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से इसे हटाया जा सकता है। फिर अगली इसकी विशेषता 5वीं क्या है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को संसद का सदस्य होना अनिवार्य। जो मैंने ऊपर बताया कि भाई अगर कोई मंत्री है तो उसको संसद की किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि वर्तमान में नहीं है तो 6 महीने के अंदर मंत्री पद का जैसे शपथ लिया उसके 6 महीने के अंदर उसको जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है।
फिर इस व्यवस्था में सत्ता का केंद्र क्या होती है? तो संसद होती है। संसदीय व्यवस्था लिखा ही है, तो संसदीय व्यवस्था में सत्ता का केंद्र क्या है? वो संसद है। अब आप अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था बताइए। देखिए, अगर कभी आपको 8 अंक का प्रश्न आए, केवल संसदीय व्यवस्था की ही भूमिका पूछे, तो आपके लिए उतना जितना मैंने पीछे पॉइंट बताया है पर्याप्त है। अब अगर अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था पूछ ले, तो यहाँ बताइए कि सबसे पहले यहाँ क्या है कि एकल कार्यपालिका है। हमारे यहाँ क्या है? दोहरी थी, एक वास्तविक एक नाम मात्र की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे आप उदाहरण लेंगे कहाँ का? अमेरिका का। इस समय इसीलिए देख रहे होंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, वो देश दुनिया को इसलिए तबाह कर पा रहे हैं, परेशान करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एकल कार्यपालिका है, मतलब राष्ट्रपति ही सर्वोच्च शक्ति धारित करते हैं। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, उसके प्रति जवाबदेह नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जो कार्यपालिका है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, किसके प्रति जवाबदेह होती थी? लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका में पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। फिर यहाँ क्या है कि निश्चित कार्यकाल होता है, मतलब 4 वर्ष। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि जो ट्रंप हैं, अभी इनको 1 साल ही हुआ है, 1 साल, अभी इनको 3 साल और देश दुनिया झेलेगी। तो सोचिए कि 3 साल के बीच क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर संसदीय व्यवस्था में कोई ऐसा होता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो उसको जो है आराम से संसद जो है हटा सकती थी। हटाने की प्रक्रिया तो इनके यहाँ भी है, महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सका। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो राज्यों की जो 50 राज्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए, फिर सीनेट का होना चाहिए। तो ऐसे में कोई विधेयक पारित ही नहीं हो सकता है। जबकि संसदीय व्यवस्था में अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की चीज़ें सही नहीं हैं, तो जो उसके सहयोगी दल हैं वही किनारा कर लेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। फिर इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ऐसे लोगों को मंत्री चुन सकता है जो विधायिका के सदस्य नहीं है। हमारे यहाँ क्या है संसदीय व्यवस्था में कि भाई संसद सदस्य होना अनिवार्य है, अभी नहीं तो 6 महीना के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई अनिवार्यता नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को लगे कि भाई कोई आईटी क्षेत्र का बहुत शानदार व्यक्ति है, वो किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, उसको जो है उठा करके आईटी मंत्री बना दिया और पूरा 4 साल तक वो बना रहेगा। तो ये व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो ये अंतर हो गया। जहाँ तक भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपना, तो आप देखिए, आपने संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो अंतर हैं उनको स्पष्ट कर दिया, उनकी विशेषताओं को आपने बता दिया। अब आपके प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है कि भारत में संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया, तो अब उसमें हम बताने जा रहे हैं कि भाई भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाया गया। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, इसके पीछे भारत की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्या थी? पृष्ठभूमि थी। मतलब हम जो है वो उपनिवेश थे पिछले 200 वर्षों से। तो ऐसे में, और जो हमारा समाज था वो भी संसदीय व्यवस्था के लिए ज़्यादा तैयार था। क्यों तैयार था? क्योंकि जो ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे उनके यहाँ संसदीय प्रणाली थी और वो इन्हीं माध्यमों से हमारे यहाँ भी शासन कर रहे थे। तो इस प्रणाली से हम बहुत ज़्यादा परिचित थे। ब्रिटिश विरासत से परिचय, ब्रिटिश भारतीयों को ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली का अनुभव था, वही जो मैंने बताया। फिर जवाबदेही सुनिश्चित करने में, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि कोई व्यक्ति इतना ना सर्वोच्च हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने सर्वोच्चता का दंश झेला है उपनिवेशिक शासन में, कि कैसे ब्रिटिश सरकार जो है वो हमारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हितों का दोहन करती थी। तो ऐसे में जो हमारे नीति नियंता थे उनको ये डर था कि कहीं ऐसी कोई हम व्यवस्था न लाएं कि कोई फिर कोई तानाशाह निकल के आ जाए और वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को फिर बना दे। तो भारतीय नीति नियंताओं ने निरंकुशता को रोकने के लिए स्थिरता से अधिक जवाबदेही को महत्व दिया। मतलब कि कोई निरंकुश ना बन जाए और स्थिर चीज़ें रहे। और स्थिरता तब रहेगी कि जब जो व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं और
5 साल के बाद उन्हें हम हटा भी सकते हैं। बीच में भी अगर चीज़ें रहेंगी तो महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है, या महाभियोग करें, अभी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिराया जा सकता है। जो अलायंस है अभी आज लग जाए कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के जो आर्थिक या सामरिक या राजनीतिक या वैदेशिक जो भी नीतियाँ उस पर बहुत बुरी तरीके से विफल हो रहे हैं, तो क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन खींच ले, नीतीश जी अपना, तो सरकार तुरंत ही जो है वो गिर जाएगी। तो ये स्थिति संसदीय व्यवस्था में है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए देखिए आज देश दुनिया जो है वो ट्रंप को झेलने के लिए क्या अभिशप्त है। तो इसीलिए हमारे नीति नेताओं ने इस व्यवस्था को जो है वो अपनाया है। फिर चूंकि हमारे यहाँ क्या था कि हमारा विविधतापूर्ण समाज था, भारत की विविधता को समायोजित करने के लिए संसद में विभिन्न समूहों के प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से सुनिश्चित होता है। जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें क्या है कि इसकी बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कोई भी देश अपने जो उसकी आबादी है उसमें समानता के हिसाब से, मतलब सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। जो लोकतंत्र की पहली शर्त है भाई, लोकतंत्र माने लोगों की व्यवस्था। लोगों की व्यवस्था में लोगों की ही भागीदारी ना रहे, कुछ मुट्ठी भर एलीट लोग उसमें शामिल हो जाए तो काहे का लोकतंत्र। तो इसीलिए तृणमूल स्तर तक लोगों की पहुंच, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित कास्ट के लिए, सबकी इसमें भूमिका दिखती है। और इसीलिए आप देखते होंगे जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वहाँ क्या है कि उसमें सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें एक समान आपको अवसर देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी डैमेज थी, तो उसे भी जो महिला आरक्षण बिल है संसद और विधानसभाओं में, तो इससे उनकी संख्या 1/3 तो हो ही जाएगी। फिर विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव से बचाव, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हम लोग अपनाते तो वहाँ विधायिका स्वतंत्र, कार्यपालिका स्वतंत्र, तो ऐसे में दोनों में काफ़ी टकराव होता, जो कि अमेरिका में देखने को मिलता है कि ट्रंप कुछ करते हैं और मतलब कार्यपालिका कुछ कर रही है और विधायिका उसके अगेंस्ट में है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ दोनों का समन्वय है, दोनों एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं, तो ऐसे में टकराव नहीं होगा। तो जो नीतियाँ हैं वो समावेशी बनेंगी, उसको व्यापक स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। और वो उस समय जब हम आज़ाद हुए थे, सोचिए कि हम बहुत गरीब थे, पिछड़े थे, हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी, हम आर्थिक रूप से एकदम जर्जर थे। तो ऐसे में ये व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर थी कि कम से कम जो संस्थाएं वो आपस में ना लड़े और अपना 100% जो है वो दे सके, ताकि जो है देश एक प्रगति के पथ पर चल सके। तो इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत को ऐसे शासन की व्यवस्था थी जहां नीति निर्माण मतलब विधायिका और क्रियान्वयन मतलब कार्यपालिका में बेहतर समन्वय हो। क्यों समन्वय हो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी औपनिवेशिक विरासत, शासन में जवाबदेही और भाषाई धार्मिक विविधता को प्रबंधित करने की आवश्यकता के कारण संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो मतलब जो संसदीय प्रणाली अपनाया है, तो ऐसा नहीं कि भारत को संसदीय प्रणाली से लगाव था, नहीं। पहली बात तो इसके पीछे कि हमारे पास एक पृष्ठभूमि थी और हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ज़रूरत भी इसी व्यवस्था के अनुकूल थी। तो इसीलिए हमने इसको अपनाया है और अपना करके एक बेहतर विकल्प का चुनाव किया। उसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं कि हम देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। मतलब जिस भारत के लिए ये कल्पना की जाती थी कि भारत जो जैसे ही आज़ाद होगा उसका विघटन होना है, क्योंकि 562 रियासतों का मतलब वो भानुमति का कुनबा टाइप में कि जोड़ जोड़ के तो बनाए, तो कब तक यूनाइट करके रख पाएंगे। लेकिन ये हमारे संसदीय व्यवस्था का ही करिश्मा आप कह लीजिए कि आज भारत जो है वो एक सफल लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है और निरंतर इसमें गति देखने को मिल रही है। ये बैच हैं 2, तो मैंने इसके बारे में पीछे बताया है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है। देखिए इसी तरीके से हमारे जो है मॉडल उत्तर दिए जाते हैं और ये दिख रहा होगा, और ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होंगे, चाहे यूपी पीसीएस के बच्चे हों चाहे वो एलटी के हमारे बच्चे हों। दोनों लोगों के लिए डेली जैसे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा आपको जो है मॉडल उत्तर दिए ही जाएंगे, ठीक है।
तो आप जो है इसको भी देखिएगा। और सबसे लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल, तो ये हमसे जुड़े रहने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। दूसरा ये दो हमारे चैनल हैं यूट्यूब के, जिससे अभी एक तो समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये भी चैनल आपके तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये हमारा फ़ोटो ऐसे दिखेगा वहाँ। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।